बताना होगा, इसमें आपको बताना होगा कि भाई प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है यह आपको बताना होगा, प्रकाश के अपवर्तन की संख्या बतानी होगी। जल्दी फास्ट कीजिए, बहुत बढ़िया। प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है। कितने नियम है बच्चों? 2 नियम है और आपका उत्तर बिल्कुल सही है और आपने बना दिया सही उत्तर। इसका सही उत्तर होने वाला है, क्या होगा भाई? तो 1 नहीं बल्कि इसका आंसर होगा 2। क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 होगा। यह बिल्कुल सही उत्तर है आपका, आपने इसका उत्तर दिया है। बहुत सारे बच्चों ने उत्तर दिया है, आंसर 2 हो जाएगा। कितना? 2। प्रकाश का प्रवर्तन का है या प्रकाश का अपवर्तन का है, इसमें 2 ही होता है। प्रकाश के प्रवर्तन या अपवर्तन के 2 ही नियम होते हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जल्दी जल्दी जुड़िए और लाइक करना ना भूलें। लाइक करें, कमेंट करें और अपना आंसर बताते चलें। और बहुत सारे लड़के सोच रहे 7:30 से 7:15 मैंने कहा था, मैंने 7:15 कहा था कि 7:15 से क्लास की शुरुआत हो जाएगी। पहले टेक्निकल फॉल्ट आ रहा था लेकिन अब सब कुछ ठीक है। चलिए दूसरा सवाल, दूसरा नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, मैं चाहूंगा कि आप इसका उत्तर दें। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, कितनी होती है, आप उत्तर दीजिए। चलिए, निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। आपका सही उत्तर यही होगा जो आपने दिया है। बहुत सारे बच्चों ने इसका उत्तर बिल्कुल सही दिया है। चलिए अब अगले सवाल की ओर चलते हैं और जो बच्चे जुड़े हैं मैं जरूर चाहूंगा कि वो शेयर कर दें ताकि वैसे बच्चे जो भी जुड़े नहीं हैं वे बच्चे भी जुड़ जाएंगे। चलिए क्लास की शुरुआत हो चुकी है और 2 नंबर सवाल हम लोगों ने देखा कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, वो भी निर्वात में होती है। किसमें? निर्वात में। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल आपका है सवाल नंबर 3, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? बच्चे बताएंगे। ये इतना इजी सवाल है, कोई लड़का बता सकता है, कोई लड़का बता सकता है। जो लड़का थोड़ा भी पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा होगा, वो भी उत्तर देगा आज। मैं जानता हूं वो उत्तर देगा आज, क्योंकि आज ऐसे प्रश्न मिल रहे हैं, इतना आसान प्रश्न मिल रहा है कि कोई भी लड़का इसका उत्तर दे सकता है। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या, और मैं आपका ऑप्शन पढ़ रहा हूं, संदीप, बिट्टू, ये सभी लोग बता रहे हैं भाई इसका उत्तर होगा क्या? 2 होती है। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है कितनी? 2 होती है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है 4 नंबर। 4 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहे हैं। कौन सा लेंस अपसारी है? अपसारी लेंस किसको बोलते हैं? ये जो फैला दे, फैला दे कौन लेंस, किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? अभी सारी तो मिला देगी ना, अपसारी लेंस कौन है? और मैं आपके ऑप्शन का इंतजार कर रहा हूं। आप बोल रहे हो 4 का ऑप्शन ए होगा, बहुत सारे लोग उत्तर दे रहे हैं। इसमें नंदनी, पिंटू, श्रवण, प्रिंस, जूही, पंकज, अर्चना, बहुत सारे लड़के लड़कियां उत्तर दे रहे हैं। इसका कौन सा लेंस अपसारी है? वह लेंस है अवतल लेंस। अवतल लेंस अपसारी है, जबकि उत्तल लेंस अभिसारी लेंस कहलाता है। अभिसारी लेंस अपसारी लेंस बने भाई। देखो जरा, यह जो है ना ऐसे जाकर यह जाकर फैल जाता है। तुम बताओ फैलता इसमें है, इसमें क्या होता है कि भाई रे भाई इसमें क्या होता है, थोड़ा देख लो। इसमें आएगा ऐसे घूम जाएगा, आएगा घूम जाएगा, एक जगह पर केंद्रित करता है यह, लेकिन यह फैला देता है। जो फैला दे वही अपसारी है और अपसारी है अवतल लेंस। 4 का ए नंबर बिल्कुल सही है। जिन लोगों ने इसका उत्तर ए बताया है उनका उत्तर क्रांति ला देने वाला है। तो चलो संभव सवाल की तरफ। अब कौन लिखा कोई गुलर चुने का स्वर? ना गुलर चुनाई आज सवाल बनी 48 को सवाल के साथ अपवर्तन में बानी हम। चलो देखल जाओ सवाल के रंग, देखल जाओ किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। गांव इलाका मोहल्ला सबको मालूम होना चाहिए। डम डम ढिगा ढिगा मौसम भीगा भीगा करके उत्तर दो इसका। हाई कौन लिखा कहते रे, कहते कि सी हुई रे, सी अभी क्या कहते रे मर्दे, साफ साफ कहो, साफ साफ कहो आंसर का हुई, साफ साफ कहो। तो यार कि नहीं के उत्तर बतावे के बा एकदम अगाधक उत्तर बताओ आ दोस्तों ने तो शेयर कर दो ताकि लइकवा जो जुड़ल नहीं नु वो जुड़ जाओ, ओकरा बुझात हुई कि टाइमो नहीं केवल का ना टाइमो हो गइल बा, टाइमो हो गइल बा। चलो सवाल देखल जाओ। किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? भाई उत्तल लेंस की। किसकी? उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो होती है वह धनात्मक होती है। उत्तल लेंस हो या उत्तल दर्पण हो, दोनों का फोकस दूरी धनात्मक होती है। दोस्तों में लगातार ऐसे ही शेयर करते रहे और
अगर आप चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए, क्वेश्चन है, किस लेंस का उपयोग करके दीर्घ दृष्टि दोष को दूर किया जाता है? दीर्घ दृष्टि दोष को दूर किया जाता है काथी से हो? दीर्घ दृष्टि दोष को दूर किया जाता है किस दर्पण, किस लेंस का उपयोग करके दीर्घ दृष्टि दोष को दूर किया जाता है? और मैं जानना चाहता हूं कि आप इसका उत्तर क्या दे रहे हैं। और उत्तर आना शुरू भी हो गया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दीर्घ दृष्टि दोष माने दूर दृष्टि दोष। ये दो अक्षर का है ना, तो दो देखो, दो लेंस होता है, एक उत्तल होता है, एक अवतल होता है ना। लेकिन देखो, जब निकट कहेगा तो निकट 3 अक्षर का है तो 4 अक्षर वाला लगेगा, 2 अक्षर का है तो 3 अक्षर का लगेगा। दूर दृष्टि दोष को दूर किया जाता है, इसका आंसर होगा उत्तल लेंस। क्या होगा? उत्तल लेंस होगा बच्चों। और आपने इसका सही उत्तर दिया है, बहुत बढ़िया। उत्तल लेंस बिल्कुल सही जवाब है आपका। अगले सवाल को चलते हैं। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल क्रांति ला देने वाला सवाल है, और इस सवाल है, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा मात्रक क्या होता है? आवर्धन का मात्रक क्या होता है? इसमें है मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, मात्रक विहीन। क्या होगा? आवर्धन का मात्रक क्या होता है? बताओ, आवर्धन का मात्रक। हाँ, अंकिता का आंसर आ रहा है, 7 का ऑप्शन डी बता रही है, तान्या डी बता रही है, अंशु डी बता रही है, नंदनी डी बता रही है, अर्चना डी बता रही है, पंकज डी बता रहे हैं। ये देखा देखी बुरे क्या यार? अरे भाई, आवर्धन क्या बात करते हो सर? आवर्धन बतलाता है कितना गुना बनता है, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना। गुना का कितना गुना बड़ा या छोटा बनेगा, इसका ऐसा ही मात्रक होता है क्या? नहीं, इसका कोई ऐसा मात्रक नहीं। ये मात्रक विहीन होता है। आवर्धन जो होता है वह मात्रक विहीन होता है, इसका कौन ऐसा मात्रक नहीं होता है। क्लियर है? चलो बच्चों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। धीरे धीरे बच्चे नन्हे नन्हे कदमों से जुड़ते हुए, कोई बात नहीं, सब रिकॉर्डेड हो जाएगा। और आप जो लोग छूट गए हैं, 5-6 सवाल छोड़ दिए हैं, बाद में भी देख लीजिएगा। सवाल है, किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है? हवा में, जल में, शीशा, हीरा। सबसे ज्यादा चाल किस में होगा? प्रकाश का चाल इसमें से किस में ज्यादा होगा? देखो भाई, आपके सामने ऑप्शन है और निश्चित रूप से आप बताने वाले हैं किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होती है। देखो भाई, पहले हवा में सबसे अधिक 1 नंबर स्थान इसका है, उसके बाद जल में, उसके बाद शीशा में, उसके बाद सबसे कम होगा हीरा में। किसमें सबसे कम होगा? हीरा में। हीरा में 2.42 गुना कम हो जाता है। और सबसे ज्यादा होगा हवा या निर्वात में, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड या 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड। आपका आंसर हो जाएगा ए। हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल सर्वाधिक मानी जाती है, होती है, मानी की जाती होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड या 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड। आपका उत्तर होगा 8 का ए नंबर। क्लियर है? अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? बेहतरीन प्रश्नों का संग्रह आपके सामने है। बताना होगा इनमें से कौन सा लेंस का आवर्धन होता है? लेंस का आवर्धन कौन होता है? ऑप्शन है U/V, UV, U+V या V/U। मैं आपके उत्तर का इंतजार कर रहा हूं। कौन सा आवर्धन का सूत्र होता है? आवर्धन का सूत्र कौन सा होता है? सबसे पहले देखते हैं कौन उत्तर लोग देते हैं। कौन लोग हैं जो सबसे पहले उत्तर देते हैं? और मिस्टेक कर रहे हैं लोग। नहीं 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 नहीं, गलत उत्तर, गलत उत्तर, गलत उत्तर आ रहा है आपका। V/U, ध्यान से देखो, या U/V नहीं होगा, तीनों नहीं होगा, V/U होता है। और वही दर्पण रहता तो -V/U और लेंस में आवर्धन होता है V/U। क्लियर है भाई? कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर है। अगले प्रश्न को देखते हैं और अगला प्रश्न यहां से आएगा। क्वेश्चन है, इनमें से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? अभी क्लियर हुआ था। अपसारी मैंने बताया था कि अपसारी बोलते हैं अवतल लेंस को, तो अभिसारी किसको बोलेंगे? अभिसारी किसको बोलेंगे? फास्ट करो दोस्तों में, थोड़ा शेयर करते जाओ और शेयर करो, शेयर 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 शेयर, कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब, सब लगातार करते रहो। ये भाई ये हो जाए उत्तल लेंस। उत्तल लेंस को कहेंगे अभिसारी लेंस। क्या कहेंगे? उत्तल लेंस का नाम है अभिसारी लेंस। ठीक है? अभिसारी क्यों? क्योंकि देखो, उत्तल लेंस है ना, जो आ रहा है किरण एक बिंदु पर क्या कर देगा? एक बिंदु पर मिला देता है, इसलिए इसका नाम क्या है? अभिसारी लेंस। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, सर्वाधिक, सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका होता है? सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका होता है? अभी मैंने उत्तर बताया था, हीरा का 2.42 होता है। सबसे अधिक अपवर्तनांक होता है हीरा का 2.42। कितना होता है भाई? 2.42 हीरा का अपवर्तनांक होता है, जो सबसे अधिक होता है। क्लियर है? अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
अगला प्रश्न समझते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। आज होगा टोटल 48 क्वेश्चन और ये अपवर्तन के सबसे शानदार क्वेश्चन के साथ। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? जूल है? नहीं भाई, ये तो कांच का है। वाट है? शक्ति का है। अर्ग है? कांच का है। तो भाई क्या होगा? क्या होगा? लेंस की क्षमता का इसे मात्रक होगा डायोप्टर। क्या होने वाला है? डायोप्टर होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा डायोप्टर। क्या उत्तर आ रहा है भाई? डायोप्टर बोले तो सही उत्तर आपका आ रहा है डायोप्टर। लेंस की क्षमता का मात्रक हो जाएगा डायोप्टर। क्लियर है? अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने 13 नंबर सवाल है। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में क्या होती है? कह रहे कि प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यमों में क्या होती है? समान होती है, भिन्न भिन्न होती है, दोनों, या इनमें से कोई नहीं? क्या? हलचल ऑफिशियल ए बता रहे हैं, अर्चना भी बता रही है। अरे भाई कितना आसान क्वेश्चन है, बीसी बीसी कर रहे हो। इसका उत्तर होगा भिन्न भिन्न होता है। अलग अलग माध्यम होगा तो चाल भी अलग अलग होगा। ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहा हूं और चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अवतल लेंस का आवर्धन, अवतल लेंस का आवर्धन किसके बराबर होता है? अभी हुआ था भाई। लेंस है तो भी बटा यू हो जाएगा। लेंस का आवर्धन होता है एम बराबर भी बटा यू हो जाएगा। आपका उत्तर हो जाएगा लेंस का आवर्धन एम का सूत्र होला भाई भी बटा यू। तो इन्हें सोचिए ला कौन बात बटे, बताओ चलो ना। 14 नंबर सवाल तो हमने के चलते बारी सन 48 को सवाल बा हारा तो बुझाता एक बार जल्दी खत्म हो जाए, जल्दी खत्म हो जाए तो जल्दी नु पीड़ा भेटा जाबो। कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है? जल, कांच, पीतल, इनमें से कोई नहीं। 15 नंबर का यह कौन सा उत्तर होगा? कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? बिल्कुल सही जवाब है, यह है पीतल। लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। पीतल जो होता है वह लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। बिल्कुल सही जवाब है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल देखते हैं क्या है। प्रकाश के कौन संख्या प्रकाश के अपवर्तन के नियम के लिए सही है? कितना बार सवाल ये आ गया। प्रकाश के अपवर्तन के लिए कौन सी संख्या है, माने प्रकाश के अपवर्तन कितना होता है, यह सवाल हम लोग को जानना है। आप उत्तर बताना शुरू कीजिए। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? भाई नियम कितने होते हैं? नियम दो होता है, दो नियम होता है। आप जानते हैं प्रवर्तन या अपवर्तन का दो ही नियम होता है। एक बार और सवाल आ चुका था, यह रिपीटेड क्वेश्चन है और यह रहा। किसी माध्यम में अपवर्तनांक का सूत्र क्या होता है? म्यू बराबर क्या होता है? अपवर्तनांक का सूत्र म्यू बराबर क्या होता है? ऑप्शन है साइन आर बटा साइन आई। दूसरा ऑप्शन देख रहा हूं साइन आई बटा साइन आर, साइन आई गुणे साइन आर, या फिर साइन आई प्लस साइन आर। कौन सा उत्तर सही होगा? मैं आपके उत्तर का इंतजार कर रहा हूं। 17 का बी लोगों ने बताना शुरू कर दिया। इसमें बहुत तेज से उत्तर आ रहा है। चांदनी, मोहित, गोलू, अर्चना, हलचल, नंदनी, अंजलि, बहुत सारे लोगों ने उत्तर देना शुरू किया है। विद्यार्थी तो आज तो गर्दा उड़ा दे रहे हैं। साइन आई बटा साइन आर क्या होगा विद्यार्थी? साइन आई बटा साइन आर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर है आपका। बिल्कुल सही उत्तर है साइन आई बटा साइन आर। ये आपका 17 का बी नंबर उत्तर आपने सही बताया है। और अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 18। तालाब का जल कम गहरा दिखाई देता है, कारण क्या है? माने तालाब जो है ना, जितना पानी है, माने उसका जो गहराई है, पानी के कारण उसकी गहराई कम नजर आती है। ये आपका क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन में होंगे कि पानी से भरा हुआ बाल्टी की गहराई कम होती है, तालाब से भरी हुई बाल्टी, तालाब में पानी से भरी हुई अगर है तो उसकी गहराई कम प्रतीत होगी, पानी में रखा हुआ शरीर टेढ़ा प्रतीत होगा। इस सब का एक ही कारण है और वो कारण आप जानते हैं और उत्तर आपने देना शुरू भी कर दिया है। ऑप्शन नंबर सी, बहुत सारे लड़कों ने उत्तर दिया है सही, जिसमें चांदनी, पूजा, गोलू, अंजलि, बहुत तेज आ रहा है उत्तर, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, बहुत तेज आ रहा है। चलिए, ये है अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन के कारण गहराई का कम होना या टेढ़ा होना प्रतीत होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रकाशिक माध्यम कितने होते हैं? प्रकाशिक माध्यम कितने होते हैं? प्रकाशिक माध्यम कितने होते हैं? देखो भाई, एक तो होगा निर्वात हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा? सघन हो जाएगा। तीसरा क्या होगा? विरल होगा, ठीक है। ऐसे आप कर सकते हो। 3 माध्यम, प्रकाश के चलने के 3 माध्यम हो सकते हैं। निर्वात जो है प्रकाशिक माध्यम है ना, और ये जो है माने आप कह सकते हो प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं। आपका उत्तर क्या होगा? सामने दिखाई दे रहा है प्रकाशिक माध्यम के बारे में।
पहले आप देख लीजिए प्रकाशिक माध्यम कितने होते हैं, और उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर मैं चलता हूं। मैं कमेंट देख रहा हूं कितने लोगों का उत्तर सही आ रहा है। सामने तो मैंने लिख भी दिया है, इसके आधार पर बताइए। देखते हैं कितने लोग सही बता पाते हैं। ठीक है, सही बात है। और लेकिन आप चाहोगे तो दूसरा हो सकता है कि पारदर्शी, परभाषी, अपारदर्शी, ये भी माध्यम हो सकता है। परभाषी, अपारदर्शी, पारदर्शी, अपारदर्शी, परभाषी। प्रकाशिक माध्यम किसी भी एंगल से 3 आप निकाल सकते हो। ऑप्शन नंबर सी जिन लोगों ने बताया बिल्कुल सही उत्तर बताया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से वस्तु का प्रतिबिंब करें कि निम्नलिखित में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है कौन? वास्तविक प्रतिबिंब किससे बनता है? अवतल लेंस से, उत्तल लेंस से, किससे? देखो भाई, इससे तो केवल काल्पनिक बनेगा, ये नहीं होगा। उत्तल लेंस से जो होगा ये वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। ये उत्तल जो है ना, वास्तविक काल्पनिक दोनों बनाता है, तो वास्तविक प्रतिबिंब जो है बन जाएगा उत्तल लेंस से। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 20 का बी नंबर, 20 का बी। बहुत सारे लड़कों ने लेट से क्लास को ज्वाइन किया। मैं बता दूं आज 48 क्वेश्चन होंगे, अपवर्तन के शानदार 48 क्वेश्चन में लाया हूं। और निश्चित रूप से वैसे लड़के जो इसके पहले के क्वेश्चन नहीं देख पाए हैं, कोई घबराने की बात नहीं है, ये रिकॉर्डेड हो जाएगा, आप शुरू से देख लीजिएगा। फिलहाल में लाइव में जुड़े रहिए। और इसके पहले का वीडियो जो है, जो इसके पहले जो 19 को सवाल हो गया, घबराने की बात नहीं है, ये सब रिकॉर्डेड हो रहा है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? सामने आपके प्रश्न है, किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं? अरे भाई, उसको कहते हैं प्रतिबिंब बिंदु। क्या कहते हैं? प्रतिबिंब बिंदु। अगर वस्तु से किरणें निकलती हैं, लेंस से अपवर्तित होती हैं, और लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है वह है प्रतिबिंब बिंदु, माने उसी बिंदु पर प्रतिबिंब बनेगा। ऑप्शन नंबर बी। बहुत सारे विद्यार्थियों ने सही उत्तर बताया है। और महज 23 मिनट की इस क्लास में 21 सवाल हो चुका है, 48 सवाल है, लगभग 50 मिनट के आसपास हम लोग का आज का टाइम स्पेंड होगा। लेकिन मैं बता दूं, ये क्वेश्चन जो है 4 लेसन तक बताए जाएंगे, और उसके बाद जो है मैं फिर से आ जाऊंगा, या फिर कहिएगा तो आगे 5वां और 6ठा लेसन कराकर फिजिक्स खत्म कर देंगे। लगातार 6 लाइव क्लास में फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव खत्म। उसके बाद होगा महा मैराथन क्लास 3 घंटा का किसी दिन, और पूरा फिजिक्स का हुलिया निकाल देंगे। अलग अलग प्रीवियस पेपर से लाया जाएगा क्वेश्चन। और मैराथन के लिए क्या तैयार है? कमेंट में यस या नो का उत्तर दीजिए कि क्या मैराथन 2.5 घंटा का महा मैराथन एक दिन रखा जाए? महा मैराथन सब में फिजिक्स नहीं, सब में फाड़ देना है। महा मैराथन क्लास रखा जाए एक दिन रविवार के दिन समय निकालकर, और पूरा एक बार में पूरा रिवीजन कर दिया जाए। जितना सवाल है एक बार रिवीजन कर दिया जाए महा मैराथन के इस मुकाबला में। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। 21 का सवाल का उत्तर क्या था? प्रतिबिंब बिंदु। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है कौन सा लेंस होता है? फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक के रूप में कौन से लेंस का उपयोग किया जाता है? चलिए, तमन्ना प्रवीण का आंसर सी आ रहा है, उसका बी आ रहा है। तानिया तवस्सुन सी आ रहा है। ये अलग क्वेश्चन। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है उत्तल लेंस का। कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस। फोटोग्राफी कैमरा में होता है उत्तल लेंस। क्या होगा? उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी होगा, इसमें कोई दोहराई नहीं है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पहले आप इसको कंफर्म कर लीजिए कि यह जो होता है, ये उत्तल लेंस जो होता है उसका उपयोग फोटोग्राफी कैमरा के अभिदृश्यक के रूप में किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। तेईस नंबर सवाल आपके सामने है। हाँ, ये बेहतरीन क्वेश्चन में से एक। बहुत बार लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं। किसी शब्दकोश में पाए गए अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस लेना पसंद करेंगे? डिक्शनरी पढ़ते हैं, छोटे छोटे अक्षर होते हैं, उसको पढ़ने के लिए इसमें से कौन से लेंस का आप उपयोग कीजिएगा? ऑप्शन आपके सामने है। 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस। क्या होगा 23 नंबर का उत्तर? और मैं चाहूंगा कि आप बताइए उत्तर कि क्या होने जा रहा है, क्या होगा? 23 नंबर सवाल का उत्तर आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? शब्दकोश को पढ़ने के लिए किसका उपयोग किया जाएगा? 23 का बोलना है, 23 का। और मैं आपके कमेंट को देख रहा हूं, कितने लड़के ऐसे हैं जो सही उत्तर बताते हैं।
और ज्यादा लोग तो ये बता रहे हैं। इसका आंसर बहुत जगह पर गलती भी दिया रहता है, इसलिए इसका कंफ्यूजन मिटा देते हैं। 5 सेंटीमीटर का उत्तल लेंस, यह याद कर लीजिएगा। छोटे अक्षर को पढ़ते समय आप किस लेंस को अपनाना पसंद करेंगे? 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस हो जाएगा। 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। डी नंबर इसका सही उत्तर होगा। इसका उत्तर डी सही होगा। बहुत सारे किताब में गलती दिया है, गाइड में भी गलती दिया है, बिल्कुल गलत दिया है। देखो अवतल लेंस का उपयोग करोगे तो अवतल लेंस तो छोटा ना बना देगा जी। आज छोटा को बड़ा देखना है तो छोटा को बड़ा देखना है तो उत्तल लगेगा, और भी कितना का? 5 सेंटीमीटर का उत्तल लेंस लगेगा। सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। इसको क्लिक करो, याद कर लेना, लिख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। ऐसे ही उत्तर कभी कभी खतरनाक हो जाते हैं बच्चों के लिए। गाइड में इसका उत्तर दिया होगा 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस हो सकता है, या अवतल जो भी दे, मैं नहीं जानता हूं गाइड क्या दिया है, लेकिन 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। 24 नंबर सवाल, उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित प्रतिबिंब कब बनता है? उत्तल लेंस द्वारा बड़ा प्रतिबिंब कब बनता है? बात क्लियर है कि भाई ये तब बनेगा ना जब लेंस और फोकस के बीच में हो। जब लेंस और फोकस के बीच में रखा जाए तो इसका बड़ा प्रतिबिंब बनेगा और काल्पनिक भी बनेगा। बड़ा और काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा जब वस्तु को रखा जाता है फोकस और लेंस के बीच में। आपको कुछ वैसे क्वेश्चन मिल रहे हैं जो कि काफी रेयरेस्ट हैं और काफी जगहों पे नहीं मिलते हैं, और गाइड में मिलेगा तो याद जब कीजिएगा तो गलत उत्तर ही मार कर आ जाइएगा। तो इसलिए आवर्धित और काल्पनिक प्रतिबिंब किससे बनेगा? तो ये बनेगा फोकस और लेंस के बीच में रखेंगे तब। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न आपके सामने, एक पारदर्शी गोलीय कवच की बाहरी त्रिज्या 20 दिया है और भीतरी त्रिज्या 19.8 दिया है। त्रिज्या आपतित प्रकाश के लिए यह कैसा व्यवहार करेगा? ये जो है पारदर्शी जो है कवच, बाहरी जो कवच है, बाहरी त्रिज्या वह 20 दिया है, अब भीतरी जो त्रिज्या है वह 19.8 माने कम दिया है। तो त्रिज्या आपतित प्रकाश के लिए कैसा व्यवहार करेगी? और मैं चाहूंगा कि आप इसका उत्तर बताएं। ये देखिए कितना रेयर क्वेश्चन है, बहुत ही रेयर क्वेश्चन इसको माना जा सकता है, बिल्कुल बहुत घातक क्वेश्चन हो जाएगा। देखो बाहरी त्रिज्या और भीतरी त्रिज्या दिया है, तो बाहरी त्रिज्या अगर ज्यादा है, भीतरी त्रिज्या कम है, तो यह अवतल लेंस की तरह व्यवहार करेगा। क्या भाई? ये बाहरी कवच जो है उसकी त्रिज्या 20 है, भीतरी का 19.8 है, तो 0.2 जो है कम है। तो ऐसे कंडीशन में जो है आप उपयोग कर सकते हैं किसका? तो इसका उपयोग होगा अवतल लेंस की तरह यह उपयोग करेगा। क्लियर है? अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या होने वाला है, और अगला प्रश्न में देखते हैं यह प्रश्न है। अगला प्रश्न है सवाल नंबर 26 को देखते हैं। सवाल नंबर 26 क्या है? सवाल नंबर 26 है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? मैं चाहूंगा कि आप इसका सही उत्तर बताइए, और बहुत सारे लड़के जो है कमेंट करना भी शुरू कर दिए हैं। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक मैं पूछ रहा हूं। चलिए बहुत सारे लड़के जवाब सही बता रहे हैं। लेंस की क्षमता का ऐसे मात्रक, अगर देखिए यह प्रति मीटर रहता ना तो उत्तर हम मार देते, ये नहीं होगा, ये नहीं है, ये नहीं है। तो भाई प्रति मीटर होगा लेंस की क्षमता का ऐसे मात्रक, लेकिन प्रति मीटर को ही डायोप्टर बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डायोप्टर। प्रति मीटर को कहा जाता है डायोप्टर, तो लेंस की क्षमता का ऐसे मात्रक आप डायोप्टर कह सकते हैं। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, डायोप्टर। क्लियर है? अगले प्रश्न को देखा जाए। अगला प्रश्न क्या है? सवाल नंबर 27, हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? अभी मैंने कुछ समय पहले बताया था हीरे का अपवर्तनांक क्या होता है। ऑप्शन है 1.32, 1.42, 2.24 या 2.42। और मैं आपके ऑप्शन का इंतजार कर रहा हूं, और बहुत सारे बच्चे मैं जानता हूं ऑप्शन दे देंगे, आंसर बता देंगे। नंदनी, अर्चना, बहुत लोग उत्तर दे रहे हैं, आरती, चांदनी ने, ईमानदारी से पढ़ने वाले लड़के निश्चित रूप से उत्तर बताएंगे ही। और मैं जरूर चाहूंगा कि आप, अगर आप सोशल मीडिया यूजर हैं या आपके दोस्त हैं, आप उन्हें जरूर आप शेयर करेंगे। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब आप बता रहे हैं। 2.42, 2.42 बिल्कुल आपका सही उत्तर है, 2.42। ठीक है? तो ऐसे कंडीशन में जो है देखते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल कर रहे हैं, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जब प्रवेश करें तो क्या होगा?
आपतन कोण का मान क्या होगा जरा देखो भाई। ये सघन है, ये विरल है, ये लंब है, ठीक है। सघन से विरल में प्रवेश करेगा, अभिलंब से दूर भागेगा। यह आई है, करे कि अगर सघन से विरल में प्रवेश करे तो आपतन कोण है, यह अपवर्तन कोण है। यह मान ज्यादा है और यह मान कम है। आई का मान कम है, आर का मान ज्यादा है, आर का मान ज्यादा है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा कि अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम में अगर प्रकाश प्रवेश करता है तो आपतन कोण का मान अपवर्तन कोण के मान से क्या होगा, तो यहाँ अपवर्तन कोण का मान ज्यादा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यह अभिलंब से दूर भागेगा। सघन से विरल में जाएगा ना तो अभिलंब से दूर भागेगा, और ऐसे कंडीशन में यह कोण जो है ज्यादा हो जाएगा, और यह आर का मान जो हो जाएगा वो आई के मान से ज्यादा होगा। तो आर ग्रेटर आई हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, बहुत सारे बच्चों ने इसका उत्तर सही बताया है। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है 29 नंबर सवाल। विरल माध्यम से सघन माध्यम में अगर जाती है तो प्रकाशीय किरणें किधर मुड़ जाती है। अरे भाई ये तो बहुत आसान क्वेश्चन। विरल माध्यम से सघन माध्यम में अगर प्रकाशीय किरणें जाती है तो किधर मुड़ जाती है, और आपने उत्तर देना भी सही शुरू कर दिया है। आयुष, गोलू, इन लोगों ने उत्तर सही, कुछ लोगों का उत्तर सही भी है। देखिए कुछ नहीं करना है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। किधर? अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। अगर विरल से सघन में जाएगी तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, और इस सवाल नंबर 30 होगा। इसके बाद 18 क्वेश्चन रह जाएंगे, 48 क्वेश्चन आज की इस लाइव सेशन में होंगे, और दूसरा नंबर लेसन आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए बच्चों, फोकस दूरी धनात्मक होगी किसका? फोकस दूरी धनात्मक होगी। किस लेंस का फोकस दूरी धनात्मक? कितना बार बोला गया कि उत्तल लेंस और उत्तल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है? धनात्मक होता है। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। तो 30 नंबर का सवाल का उत्तर जो होगा उत्तल लेंस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 सवाल है, कांच की एक समानांतर पट्टिका पर श्वेत किरण तिरछी आपतित होती है तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम अपवर्तन के साथ घटित होगा? विचलन होगा, पूर्ण परावर्तन होगा, वर्ण विक्षेपण होगा, या सभी होगा? अगर कांच की एक समानांतर पट्टिका पर श्वेत किरण, कांच के पट्टिका पर श्वेत किरण अगर पड़ती है तो इनमें से क्या होगा? तो आपने चलिए क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन यह था कि अगर कांच की पट्टिका है, ऐसे प्रकाशीय किरणें पड़ती हैं तो क्या होगा यहां से। और इस फिगर को देखकर तो आपने समझ लिया होगा कि क्या होने वाला होगा। और आपके पास ऑप्शन है, विचलन होगा, पूर्ण परावर्तन होगा, वर्ण विक्षेपण होगा, या इनमें से सभी। तो जान लीजिए और आप पहले उत्तर दे लीजिए। ऑप्शन ए लोगों ने बताना शुरू किया है। इसमें नंदनी बता रही है, 31 का ए बता रही है। देखो फिगर देखकर स्पष्ट हो जाएगा, परिवर्तन नहीं हो रहा है। वर्ण विक्षेपण कहा, ये विचलन हो रहा है। ये विचलन का मतलब जाना चाहिए ऐसे, घूम गया ऐसे, विचलन हो रहा है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये वर्ण विक्षेपण जो होता है वो प्रिज्म से होता है। किससे होता है बच्चों? प्रिज्म से होता है, विचलन हो जाएगा। 32 नंबर का उत्तर, प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता को क्या कहते हैं? प्रकाश की किरण को अगर कोई लेंस अगर मोड़ दे तो उस क्षमता को कहते हैं लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेंस की क्षमता कहते हैं। अगर प्रकाशीय किरणों को मोड़ने की क्षमता है तो उसको बोलते हैं लेंस की क्षमता। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 32 का ए नंबर आपका उत्तर बिल्कुल ही सही होगा। ठीक है, और चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 33 नंबर सवाल, इसका सिर्फ 15 सवाल रह जाएगा। अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब कैसा होता है? अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब कैसा होता है? देखो उत्तल लेंस में छोटा बड़ा बराबर सब बनता है, छोटा बड़ा बराबर सब बनेगा। लेकिन अगर बात किया जाए अवतल लेंस में तो हमेशा छोटा बनेगा, सीधा बनेगा, आभासी बनेगा, इनमें से सभी तीनों गुण होता है। इससे जो है ना, छोटा बनेगा, सीधा बनेगा और आभासी बनेगा। आभासी बनेगा तभी तो सीधा बनेगा, और यह छोटा बनता है। तो आपका सभी उत्तर इनमें सही है। इनमें से सभी अवतल लेंस द्वारा इनमें से सभी प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी। क्लियर है? अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न है 34 नंबर। सबसे कम अपवर्तनांक किसका होता है? इसमें है तारपीन, बेंजीन, पानी, केरोसिन। चारों में से किसका अपवर्तनांक कम होता है? और तानिया, रवि किशन डी बता रहे हैं, ईदू वीर सी बता रहे हैं, अंजलि डी बता रही है। देखो इन सभी में प्रकाश की चाल
ज्यादा होता है किसमें, पानी में, और पानी में प्रकाश की चाल जब ज्यादा होगा तो अपवर्तनांक इसका इनमें से कम होगा। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किसमें, ऑप्शन नंबर सी, जिसमें प्रकाश की चाल अधिक होगा उसका अपवर्तनांक कम होगा। वायु में अभिसारी लेंस है, वायु में अभिसारी लेंस, अभिसारी लेंस कौन है भाई, कांच का अवतल लेंस, कांच का अवतल लेंस जो है वो अभिसारी लेंस है। उत्तल लेंस जो होता है उसको अभिसारी लेंस ही कहते हैं। सी नंबर 35 का हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न देखिए क्या है, 36 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है, जब हवा माने विरल, कांच माने क्या होता है, सघन, तो होता क्या है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। क्या होती है भाई, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। आपका सही उत्तर हो जाएगा अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हवा से कांच में प्रवेश करेगी तो हवा क्या है, हवा जो है वो विरल है और कांच जो है सघन है। जब विरल से सघन में प्रवेश करेगी तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, जो कि बिल्कुल सही उत्तर है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। क्लियर है। अगले प्रश्न को देखते हैं बच्चों, और 37 नंबर सवाल, ये बताइए, ये तो बिल्कुल आसान है। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी क्षमता क्या होगी। मैं आपके उत्तर का इंतजार कर रहा हूं, इसकी क्षमता क्या होगी। देखने वाली बात है कितने बच्चे ऐसे उत्तर बताते हैं। -20, -20 कैसे होगा। अरे आप जानते हैं 100/f होता है ना, 100/f, f का मान दिया है 20, ठीक है। और लेकिन आप जान लीजिए ये आवर्धन जो होगा ना, ये जो आवर्धन की जो वैल्यू होगा वह क्या होगा, वह होता है लेंस की क्षमता ना, p बराबर 1/f होता है। p बराबर 1/f मीटर में रहता, सेंटीमीटर में रहे तो यह सूत्र होगा और ये 5 हो जाएगा। लेकिन जान लीजिए अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है तो लेंस की क्षमता भी ऋणात्मक, -5 डायोप्टर। इसका सही उत्तर हो जाएगा -5 डायोप्टर। क्लियर उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 37 का डी नंबर, -5 डायोप्टर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्या है, हटाए, उतार सकते हो, उतार लो। 2 कहां से आएगा, 100/f होता है, 100/f, और भी f सेंटीमीटर में रहेगा तब डी नंबर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, 11 प्रश्न और रह गए हैं और निर्धारित वक्त में खत्म कर देंगे हम। क्षमता दिया, फोकस दूरी पूछे, कुछ नहीं करना है। जब क्षमता दिया रहे फोकस दूरी निकालना हो तब भी 100 अगर क्षमता निकालना तो 100/f, अगर f निकालना हो तो 100/p, माने यह जो क्षमता दिया है तो उसे 50 हो जाएगा, 50। लेकिन ये सेंटीमीटर हो जाएगा, क्या होगा, सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर मीटर में निकालना है तो आप ऐसे समझ लो, ये p बराबर होता है 1/f, f का मान है तो ये लेंस जो है ये प्लस में दिया है तो प्लस में रहने दो, और 1/f हमें f निकालना है, ये 1/2 0.5 मीटर हो जाएगा। ये प्लस में दिया है क्षमता तो आंसर भी प्लस में ही होगा, 0.5 मीटर आपका उत्तर हो जाएगा, 0.5 मीटर, जो कि बिल्कुल सही उत्तर होगा, f का माना जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है 39। ये मैं नहीं बताऊंगा, ये आप बताइएगा कि लेंस की क्षमता 5 डायोप्टर है तो इसका उत्तर क्या होगा। लेंस की क्षमता 5 डायोप्टर है, मैं चाहूंगा कि आपका उत्तर आना चाहिए। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है, प्लस में दिया हुआ है। अभी आपको मैंने बताया कि भाई अगर फोकस दूरी निकालना है तो 1/p हो जाएगा, 1/5 0.2, प्लस में तो प्लस में रहेगा। प्लस किसका होता है, उत्तल लेंस का। ऑप्शन नंबर बी 0.2 मीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, ये सूत्र भी और कॉन्सेप्ट दोनों क्लियर होना चाहिए। ये अवतल क्यों नहीं होगा, माइनस रहेगा तब ना अवतल होगा, प्लस है तो क्या होगा, उत्तल होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं, 40 नंबर, उसके बाद सिर्फ 8 क्वेश्चन। हवा से कांच की पट्टी पर लंबवत आपतन अगर हो तो अपवर्तन कोण का मान क्या होगा। अरे भाई अगर सीधा पड़े कांच की पट्टी पर तो सीधा निकल जाए तो अपवर्तन कोण क्या होगा। तो ये अपवर्तन किरण है, अभिलंब भी लंबवत होता है, तो दोनों के बीच बनने वाला कोण क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। क्या होगा, 0 डिग्री आपका उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ सी जो दिया गया है वो उत्तर हो जाएगा। लंबवत आएगा तो लंबवत चला जाएगा, नहीं लंबवत आएगा लंबवत चला जाएगा। अब ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि कह रहे हैं कि भाई अपवर्तन कोण कितना होगा, तो देखो भाई ये हो गया, लंबवत आएगा लंबवत चला गया, विचलन नहीं होगा। अब क्या होगा कि जब विचलन नहीं होगा तो विचलन जब होगा ही नहीं और साथ में सीधे निकल रहा है और लंब भी सीधे ही होता है तो दोनों के बीच का कोण क्या होगा, 0 डिग्री। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं 41।
प्रकाश की किरण, यह जो लिखा हुआ है प्रकाश की किरण N1 वाले माध्यम से N2 माध्यम में जा रहा है। यहां देखो यह N1 है और यह क्या है N2 है। तो क्या होगा ना, तो देखो होता है साइन आई बटा साइन आर जो होता है वह देखो अपवर्तनांक वाले माध्यम में जाता है, N1 से N2 में जाता है। तो देखो जिसमें जाता है ना उसका अपेक्षिक अपवर्तनांक निकालना होता है। तो यह हो जाएगा साइन आई बटा साइन आर बराबर N2 बटा N1। क्या होगा, N2 बटा N1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, N2 बटा N1। जिसमें जाएगा ना वह ऊपर हो जाएगा और जिससे जाएगा वह नीचे हो जाएगा। N2 बटा N1 ऑप्शन नंबर डी। जिन लोगों ने बताया होगा उनका उत्तर बिल्कुल सही है। चलते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। यह जो प्रश्न आ रहा है 42, प्रकाश की चाल C है, माध्यम में प्रकाश की चाल V है, तो निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है। आप जानते होंगे C बटा V क्या होता है, N बराबर C बटा V होता है। आपका उत्तर यह होगा किसी माध्यम में देखो C बटा V माने निर्वात शून्य में प्रकाश की चाल और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। C बटा V आपका उत्तर होगा। N बराबर होता है, सूत्र है C बटा V। ऐसा उत्तर चांदनी का आया है, दीपांशु का आया है, नंदिनी का आया है, नेहा का आया है, अंजलि, अर्चना, मोहित, गोलू, बबीता, अंकित, जया, अभिषेक, संगीता, आदित्य, पीके गेमर, इन सब लोगों का उत्तर आया है N बराबर C बटा V। अगले प्रश्न को देखते हैं, अगले प्रश्न को समझते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न देखते हैं 43, लेंस की क्षमता P बराबर क्या होता है। लेंस की क्षमता P बराबर होता है 1 बटा F। क्या होता है, 1 बटा F होता है। लेंस की क्षमता होता है 1 बटा P बराबर 1 बटा F। बिल्कुल सही उत्तर, ये तो मैंने अभी हाल फिलहाल में लिखा भी था, P बराबर 1 बटा F हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। मैंने कहा था लगभग 50 मिनट से भी कम समय लगेंगे या उसके आसपास और हम लोग इस चैप्टर को क्लियर कर लेंगे। और 44, लेंस सूत्र कौन है, तो भाई दर्पण सूत्र पढ़े थे, दर्पण वाला में 1/v 1/u 1/f, ठीक है, यह होता है। और लेंस वाला में होता है 1/v 1/u 1/f। दोनों में यही अंतर है, यह याद रखिए, बाकी काम हो जाएगा। ये जो लेंस सूत्र है यह होता है, तो लेंस में 1/v - 1/u 1/f आपका यह उत्तर हो जाएगा, जो कि बिल्कुल सही है। और बहुत सारे बच्चों का उत्तर ये भी आया होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और आज का प्रश्न है 45, फोकस दूरी उत्तल लेंस का है, प्लस में होगा 10 होगा और 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की समान अक्षीय स्थिति में सटा कर रखा जाता है। संयुक्त क्या होगा, संयुक्त लेंस से क्या होगा, उसकी फोकस दूरी क्या होगी। भाई देखो एक उत्तल लेंस रखा गया है कितना 10 सेंटीमीटर का और एक अवतल रखा गया है 20 का, ये दोनों में से क्या होगा। और बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है। मैं चाहूंगा कि पहले आप इसका उत्तर बताएं, उसके बाद मैं बताने वाला हूं इसका उत्तर। देखते हैं दो फोकस दूरी। और यह आज का आखिरी क्वेश्चन है, 45 नंबर तक क्वेश्चन था, इसमें आखिरी क्वेश्चन है। F1 और F2 मान लो, एक सूत्र मैंने बताया था, मैं देखता हूं कि आप उसको दिमाग पर रखे हो या नहीं। यह कौन सा लेंस होने वाला है। संयुक्त लेंस कौन सा होगा। अरे भाई समतल उत्तल कैसे हो जाएगा, एक उत्तल है एक अवतल है। देखो आपने एक सूत्र पढ़ा था 1/f 1/f1 + 1/f2 होता है। फोकस दूरी जोड़ते हैं तो एक है 10, एक है यह, कैलकुलेट करें 20, 2 - 1, 1/f बराबर 1/20 हो जाएगा। f का मान 20 हो गया। अब तुम मुझे बताओ 20 प्लस में आया कि माइनस में आया। प्लस में आया ना, तो प्लस में आया तो किसकी तरह काम करेगा, उत्तल लेंस की भांति काम करेगा, क्योंकि उत्तल लेंस का फोकस दूरी क्या होता है, प्लस में होता है। आपका सही उत्तर यही होगा जो आपको बताया गया है। उत्तल लेंस होगा प्लस में, अवतल होगा माइनस में। अब एक टोटल फोकस दूरी क्या होगा, तो ये हो जाएगा भिन्न का किया गया 20, 2 - 1, 1/20, ये बराबर 20 हो गया। और ये आ रहा है प्लस में। आपका C नंबर उत्तर सही माना जाएगा। आप देख कर बताइए
नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाशीय किरणों का अधिकांश भाग परावर्तित होता है किसके द्वारा? नेत्र में जो होता है वह प्रकाश जो प्रवेश करता है नेत्र में, अधिकांश भाग जो है वह अपवर्तित हो जाता है किसके द्वारा? आपके सामने क्वेश्चन है, नेत्रोद अंतर पृष्ठ द्वारा, अभिनेत्र के अंतरा पृष्ठ द्वारा, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो देखो भाई, जब हम बात नेत्र की कर रहे हैं तो फिर यह भी हम लोग को जानना होगा कि ऐसे कंडीशन में जो नेत्र का जो नेत्र में जो अधिकांश भाग जो प्रवर्तित होता है वो कॉर्निया के बाहरी सतह द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है बच्चों? बाहरी सतह द्वारा। कॉर्निया का जो बाहरी सतह होता है ना, उसी के द्वारा जो है नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश का अपवर्तन हो जाता है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न क्या है यह समझते हैं। रंगीन भाग कौन सा है? कॉर्निया का रंगीन नेत्र का रंगीन भाग कौन है? कॉर्निया, रेटिना, परितारिका, पुतली या कौन? बताना होगा। आपके सामने क्वेश्चन है कि मानव नेत्र का रंगीन भाग कौन है? नहीं, यह रंगीन भाग होता है परितारिका, जो होता है आइरिस। यह रंगीन भाग होता है, नेत्र का रंगीन भाग आइरिस है, परितारिका है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहां दिखाई दे रहा होगा। मानव नेत्र के लिए दृष्टि का स्थायित्व कितना होता है? मतलब कोई वस्तु को अगर आप देखते हैं तो आपके नेत्र पर कितना देर तक रहेगा, इसका उत्तर आपको बताना है। कि कोई भी वस्तु को आप देखते हैं तो नेत्र पर वह कितना देर तक वह रहेगा। किताब में बहुत जगहों पे गलती दिया है। मानव नेत्र अगर कोई चीज को देखता है तो वह 1/16 सेकेंड तक जो है 1/16 सेकेंड तक जो है वह दृष्टि पर, आंख पर जो है अस्थायी रूप से उसका प्रतिबिंब रहता है। 1/16 सेकेंड ऑप्शन नंबर बी इसका होगा। ये सब क्लियरिटी कर लेना, क्योंकि बहुत सारे आपके गाइड में गलत उत्तर इसका दिया हुआ है। 1/10 सेकेंड बहुत जगहों पे दिया हुआ है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के लिए जिस भाग पर बनता है वह कौन सा भाग होता है? माना किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के किस भाग पर बनता है? रेटिना, कॉर्निया पर, रेटिना पर, पुतली पर, आइरिस पर। किसमें बनता है? तो रेटिना पर बनता है। किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है बच्चों किस पर बनता है? रेटिना पर बनता है। क्लियर है? रेटिना इसका सही उत्तर होगा। यह आपका हो गया। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? 6ठा नंबर क्वेश्चन। नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? मैं आपसे उत्तर जानना चाहूंगा कि मानव नेत्र पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है। उत्तर क्या होगा? कॉर्निया, रेटिना, पुतली, आइरिस, या इनमें से क्या? मैं आशा करूंगा कि आप इसका चलिए, यह सवाल का उत्तर वास्तविक, उल्टा और छोटा बनता है। नेत्र पर जो होता है ना, वह किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और छोटा बनेगा। और मस्तिष्क की समायोजन के कारण यह इसको सीधा और बराबर करके दिखाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वास्तविक, उल्टा और छोटा। ये क्लियर हो गया। अगले प्रश्न को देखा जाए। अगला प्रश्न क्या है? मानव नेत्र किस प्रकार का लेंस में पाया जाता है? मानव नेत्र में कौन सा लेंस पाया जाता है? मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए। बहुत सारे बच्चे उत्तर दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। और इस लाइव सेशन को आप शेयर भी कर दीजिएगा, कमेंट करते रहिएगा, इससे आपके उत्तर की पहचान होती रहेगी। मानव नेत्र में होता है उत्तल लेंस। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न 8 नंबर। आंख के लेंस की वक्रता त्रिज्या को कौन नियंत्रित करता है? ध्यान दीजिएगा, वो वक्रता त्रिज्या हो या फोकस दूरी हो, एक ही चीज नियंत्रित करता है। क्या? सिलेरी मांसपेशियां, पक्षमाभी मांसपेशियां। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये जो मानव नेत्र होता है उसमें जो लेंस उत्तल लगा होता है उसकी फोकस दूरी बढ़ाई या घटाई जा सकती है। किसके द्वारा? पक्षमाभी मांसपेशियां, सिलेरी मांसपेशियों के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। अगला आंसर देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। एक स्वस्थ नेत्र का दूरबिंदु कितना होता है? और मैं आपसे जवाब चाहूंगा, अगर कोई नेत्र स्वस्थ हो उसका दूरबिंदु क्या होगा? और मैं आशा कर रहा हूं कि आप इसका जवाब भी दीजिएगा। बहुत सारे लोगों का उत्तर डी आया है। अनंत बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनंत होता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 10। जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख पाता है उस नेत्र में कौन सा दोष होता है? निकट का वस्तु साफ नहीं देख पाता है, दूर का वस्तु देखता है और निकट का वस्तु साफ नहीं देखता है। इसमें कौन सा दोष हो गया? ऑप्शन ए, बी, सी, डी में से बताइए कौन सा उत्तर इसका होने वाला है। और आने लगा है पंकज सिंह, ए बता रहे हैं। अर्चना ए बहुत बढ़िया। देखो, दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति जो होते हैं ना, वह दूर की वस्तु तो साफ देख लेते हैं, लेकिन निकट की वस्तु साफ नहीं देख पाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर होगा। इस प्रकार से यह इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, स्पेक्ट्रम में प्राप्त होने वाले स्पेक्ट्रम किसके द्वारा प्राप्त होता है? कांच, उत्तल, अवतल या प्रिज्म?
स्पेक्ट्रम मतलब 7 रंगों का जो विभाजन होता है कि श्वेत रंग को जब किसमें प्रवेश कराते हैं तो 7 रंगों का धब्बा नजर आता है। स्पेक्ट्रम बनता है किसके द्वारा? तो आपने सही उत्तर दिया है ऑप्शन नंबर डी, प्रिज्म के द्वारा। आंसर इसका हो जाएगा प्रिज्म के द्वारा। 11 नंबर का जो आंसर होगा वो प्रिज्म होगा। कुल मिला के 39 सवाल हैं आज और 39 सवाल हम लोग देखेंगे। बेहतरीन क्वेश्चन अब मिलने वाला है। और जो लोग लेट से ज्वाइन किए, कोई घबराने की बात नहीं है। जो भी प्रश्न आपसे छूटे हैं आप पहले इस लाइव को देख लीजिए, उसके बाद लाइव रिकॉर्डेड भी हो जाएगा और आपके यूट्यूब पर डाल भी दिया जाता है और आप उसको देखते भी हैं बाद में। चलिए अगले प्रश्न को। इसमें ऐसे ऐसे प्रश्न भी मिल रहे हैं जो गाइड में गलत दिया है, बहुत सारे गाइड में गलती दिया है और मैं यहाँ संशोधित करके उसको बता रहा हूँ। ये जो है किस दृष्टि दोष है, किस दृष्टि दोष को उत्तल और अवतल दोनों से बने त्रिफोक्सी लेंस द्वारा ठीक किया जाता है? कौन से दृष्टि दोष को बाइफोकल लेंस का उपयोग किया जाता है दूर करने के लिए? ऑप्शन है निकट दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, त्रिदृष्टि दोष या मोतियाबिंद। इसमें आंसर आपका होगा जरा दृष्टि दोष, ऑप्शन नंबर ए। ऐसे तो सी दिया है, ऑप्शन यहाँ सी भी पहले है होना चाहिए, तो सी पहले है, कोई बात नहीं। जरा दृष्टि दोष होता है उसमें निकट और दूर दोनों खराब हो जाता है तो बाइफोकल लेंस का उपयोग किया जाता है, जिसमें अवतल उत्तल दोनों लेंस का उपयोग होता है। क्लियर है? अगले प्रश्न को बच्चों देखते हैं। अगला प्रश्न है 13 नंबर सवाल आपके सामने। जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णित करते हैं? किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? लाल, नारंगी, हरा या नीला? कौन सा उत्तर होगा बताना होगा। जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में प्रवेश करता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग का प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णित करते हैं? बिल्कुल सही जवाब आप दे रहे हैं, नीला रंग का। क्योंकि नीला रंग का तरंगदैर्घ्य इन दिए गए चारों में से सबसे कम होता है, समझ रहे हैं ना? तो आप आकाश का रंग नीला दिखाई देता है ना आपको, क्यों? क्योंकि इसी का प्रकीर्णन ज्यादा होता है। तो नीला रंग का प्रकीर्णन हवा के सूक्ष्म कणों द्वारा ज्यादा किया जाता है, उसका प्रकीर्णन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइए चलते हैं 7 नंबर, तो हो गया 14 नंबर सवाल की ओर। किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा होता है? किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो वह रंग है लाल रंग का। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। लाल रंग का जो तरंगदैर्घ्य होता है वह सबसे अधिक होता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 15 नंबर, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? काला, लाल, नीला या इनमें से कोई नहीं? काला, लाल, नीला या इनमें से कोई नहीं। अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? वो आकाश प्रतीत होता है काले रंग का। 15 का ए नंबर आपका उत्तर हो जाएगा, काले रंग का प्रतीत होता है। 16 नंबर सवाल देखिए। वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? इसमें प्रकीर्णन सबसे ज्यादा किसका होता है? लाल, नीला, पीला या नारंगी? अभी हुआ था। किस रंग का प्रकीर्णन इसमें सबसे अधिक होता है? वायुमंडल में किस रंग का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है? किस रंग का प्रकीर्णन जो होता है सबसे ज्यादा होता है? बहुत बढ़िया, नीला रंग। बहुत सारे बच्चों का उत्तर आया है नीला रंग, बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यह बताना होगा प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पहले ही दिखाई देता है? यह घटना है कौन सा? प्रवर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन, प्रकीर्णन या केवल प्रकीर्णन? कौन सा आंसर के साथ आप जाना चाहिएगा? यह है प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। निकट दृष्टि दोष को निम्नलिखित में से किस लेंस द्वारा दूर किया जाता है? निकट दृष्टि दोष को मैं चाहूंगा कि इसका उत्तर आप बताइए। 18 का उत्तर क्या होने वाला है? 18 निकट दृष्टि दोष को दूर करोगे किस लेंस से? निकट 3 अक्षर है, 4 अक्षर का लगा दो लेंस। कौन लेंस है? अवतल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कैसा रहा? बहुत सारे लड़कों का उत्तर सही आ रहा है। 39 क्वेश्चन है और मैं चाहता हूं उसको झटपट किया जाए। किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है? कम। विचलन मतलब झुकाव। झुकाव सबसे कम होगा किसका? जिसका तरंगदैर्घ्य ज्यादा होगा। तो सिर्फ एक ही तो लौक रहा है, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होगा और इसीलिए इसका विचलन सबसे कम होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, लाल रंग का। ठीक है बच्चों, अगले प्रश्न की ओर देखें। देखो एकदम बोर्ड पर कंसंट्रेट होकर देखना। ऐसा नहीं है कि हम लोग वॉचिंग टाइम बढ़ाने के लिए, सब कुछ नहीं है। आप बस यही है कि 7:15 में मैं आता हूं इसलिए कि जो भी बच्चे जुड़े उसका कम से कम ऑब्जेक्टिव ठीक हो जाए, और ऑब्जेक्टिव ठीक हो जाए, सब्जेक्टिव पढ़े हो तो रिजल्ट एक बढ़िया दिशा में जा सकता है। तो चलो बच्चों, श्वेत प्रकाश जो होता है वर्ण क्रम में किस रंग की प्रकाश का विचलन सबसे अधिक होता है? सबसे अधिक विचलन होता है बैगनी रंग का। किसका विचलन सबसे ज्यादा? बैगनी रंग का। क्यों होता है? क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है उसका विचलन सबसे अधिक होता है। अब कम विचलन होगा लाल रंग का, सबसे अधिक विचलन होगा बैगनी रंग का। चलो बच्चों, अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? तारे टिमटिमाते नजर आते हैं, इसका कारण क्या है? वायुमंडलीय अपवर्तन।
किसके कारण से? वायुमंडलीय अपवर्तन, ऑप्शन नंबर बी। तारे टिमटिमाते नजर आते हैं, वायुमंडलीय अपवर्तन का ही यह घटना है। सूर्योदय सूर्यास्त, सूर्योदय के पहले 2 मिनट दिखाई देता है सूर्य पहले ही, ये भी वायुमंडलीय अपवर्तन है। ये सब वायुमंडलीय अपवर्तन के ही क्या है? उदाहरण है। तारों का टिमटिमाना भी उनमें से एक है। एक प्रिज्म कितनी सतहों से घिरी होती है? एक प्रिज्म बताइए, 2, 3, 4 या 5? आप कौन से उत्तर के साथ जाना चाहिएगा? एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा हुआ होता है? एक प्रिज्म जो होता है वह कितने सतहों से घिरा होता है? कुछ लोगों का 3 आ रहा है वो जवाब। अरे भाई, प्रिज्म जो होता है वह 5 सतहों से, 5 सतहों से, 2 इधर 2 इधर 4 और नीचे एक 5 सतहों से घिरा होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दूरदृष्टि दोष को नेत्र साफ साफ देख सकता है। दूरदृष्टि दोष को, दूरदृष्टि दोष वाला नेत्र साफ साफ देख सकता है। कौन वस्तु को? दूरदृष्टि दोष वाला नेत्र जो है वह सिर्फ दूर की वस्तु को साफ साफ देख सकता है, निकट की वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकता है। उल्टा होता है। दूरदृष्टि दोष है ना तो दूर की वस्तु देखेगा साफ साफ, और निकट की वस्तु को साफ साफ नहीं देखेगा। निकट दृष्टि दोष है ना तो निकट की वस्तु साफ साफ देखेगा लेकिन दूर की वस्तु साफ साफ नहीं देख पाएगा। तो यह आपका हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न है 24 नंबर प्रश्न है, आकाश का रंग नीला होना किस परिघटना का कारण है? आकाश का रंग नीला होना कौन सी घटना से संबंधित है? ये प्रकाश, कण द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का कारण, जल कण द्वारा अवशोषण के कारण, वायु द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण, आकाश का रंग नीला, इनमें से कौन से कारण से होता है? मैं देखता हूं कितने बच्चे इसका सही जवाब दे पाते हैं। चलिए इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। मैं चाहूंगा कि आप जवाब दें इसका। ये सबसे आसान सवाल है। आकाश का रंग नीला होना इनमें से किस घटना पर आधारित है? चलो, उत्तर तो आ रहा है लेकिन गलत उत्तर आप दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर सही होगा, प्रकीर्णन। क्या उत्तर होगा? प्रकीर्णन इसका आंसर होगा। ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो होता है आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। इनमें से कोई नहीं मैं उत्तर मारा हूं, क्यों? क्योंकि इसका सही उत्तर होने वाला है क्या? प्रकीर्णन, जो कि इसमें कोई भी ऑप्शन में नहीं दिया है, सब में वर्ण विक्षेपण इत्यादि दिया है, तो यह आंसर नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। 25 नंबर, इंद्रधनुष का बनना ये है जल कण द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण, जल के बूंदों द्वारा प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का घटना है इंद्रधनुष का बनना। ऑप्शन नंबर ए 25 का ये बिल्कुल सही है। यह क्वेश्चन बताइए, कुछ बादलों का रंग उजला क्यों होता है? परिवर्तन, प्रकीर्णन, अवशोषण या अपवर्तन, इनमें से कौन सा कारण है कि कुछ बादलों का रंग जो होता है वह उजला हमें दिखाई देता है? उजला दिखाई देने का कारण क्या है? परिवर्तन है, अपवर्तन है, प्रकीर्णन है या अवशोषण है? उजला दिखाई देने का कारण क्या है? बहुत बढ़िया उत्तर आपका आ रहा है। उजला दिखाई देना यह डिपेंड करता है प्रकाश के प्रकीर्णन पर। किस पर? प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना पर निर्भर है कुछ बादलों का उजला रंग दिखाई देना। और आपका यहाँ पे 27 नंबर, मानव नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है कौन? पक्षमापेशी, पुतली, कॉर्निया या परितारिका। माने जो प्रकाश प्रवेश करता है ना उसको सीमित करता है, उसको नियंत्रित, कंट्रोल किसके द्वारा किया जाता है? किसके द्वारा कंट्रोल होता है? मैं आशा करूंगा कि आप जवाब इसका दीजिए। बिल्कुल बिट्टू का बी आ रहा है जवाब, 26 का, 27 का बी नंबर ऑप्शन आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। पुतली द्वारा प्रकाश को नियंत्रित किया जाता है, पुतली के द्वारा। जो मानव नेत्र में जो प्रकाश प्रवेश करेगा उसको कंट्रोल किया जाता है, उसको कम किया जाता है, किसके द्वारा? पुतली द्वारा। अब क्या होता है ना कि जब आप धूप में रहते हैं, अधिक प्रकाश में रहते हैं, तो अधिक मात्रा में जब आंख में प्रवेश करेगी प्रकाश की किरण है तो पुतली सिकुड़ जाएगी, जिससे बहुत कम मात्रा में जा पाएगी प्रकाश और आंख सुरक्षित रहेगा। फिर वही जब अंधेरा में जाइएगा ना तब पुतली सिकुड़ी हुई होती है। और ऐसे कंडीशन ऐसे कंडीशन में क्या होता है? ऐसे कंडीशन में अंधेरा में जब जाइएगा या फिर घर में प्रवेश कीजिएगा तो अंधेरा दिखाई देगा। क्यों? पुतली सिकुड़ी हुई अवस्था में रहती है, फिर धीरे धीरे खुल जाएगी तो वह साफ आपको दिखाई देने लगेगी, पुतली के द्वारा।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। टिंडल प्रभाव प्रकाश के किस घटना का प्रदर्शित करता है? टिंडल प्रभाव प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना को दर्शाता है। किसी कोलाइडिव विलयन से प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना को टिंडल प्रभाव कहते हैं। तो टिंडल प्रभाव रिलेटेड है किससे? प्रकाश के प्रकीर्णन से। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं क्या है। अगला सवाल है, सामान्य नेत्र के लिए निकट बिंदु क्या होता है? 25 मीटर, 25 सेंटीमीटर, 25 mm या फिर अनंत। तो निकट बिंदु क्या है बच्चों? एक सामान्य नेत्र के लिए 39 क्वेश्चन, हम लोग 29 तक आ गए, मात्र 10 क्वेश्चन और उसके बाद खत्म हो जाएगा। बताना है आपको कि निकट बिंदु मानव नेत्र के लिए निकट बिंदु कौन सा है? 25 मीटर, 25 सेंटीमीटर, इसमें से क्या? ये तो उत्तर सबको आ जाना चाहिए। बिल्कुल आपका उत्तर आ भी रहा है, बहुत बढ़िया, और आपने सही उत्तर दिया है 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर इसका सही उत्तर होगा। और इस तरह से अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो नेत्र दूर स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता है वह कहलाता है निकट दृष्टि दोष। निकट का दिखाई देगा और दूर का वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देगा। चलिए बच्चों 31 नंबर सवाल की ओर चलते हैं। स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है? स्पेक्ट्रम में किस रंग का झुकाव अधिक होता है, विचलन किस रंग का सबसे ज्यादा होता है? मैं चाहूंगा कि आप इसका उत्तर दें। 39 क्वेश्चन था निर्धारित, हमें लगता है हम लोग आज आधा घंटा में ही इस पूरे क्वेश्चन को आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। और ये रिकॉर्डेड भी होगा, ये वीडियो रिकॉर्डेड भी है और इसको जो है फेसबुक पर भी डाला जाएगा और आपका यूट्यूब पर भी रहेगा। तो मैं आशा कर रहा हूं कि आप कहीं से भी जाकर इसको देख सकते हैं। झुकाव अधिक होता है बैगनी रंग का। किसका बैगनी? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, क्यों भाई? इसका तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जा सकता है। नेत्र की फोकस दूरी में जो है परिवर्तन लाया जा सकता है किसके द्वारा? तो यह जो होता है ना वो पक्षमाभी कोशिकाएं सिलियरी मांसपेशियों द्वारा। किसके द्वारा? सिलियरी मांसपेशियों द्वारा नेत्र लेंस की फोकस दूरी को बढ़ाया या घटाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर। प्रकाश को विद्युत सिग्नल में बदलने के लिए कौन सा उत्तरदायी है? विद्युत सिग्नल में कौन बदलता है? परितारिका, रेटिना, पुतली या कॉर्निया? ये विद्युत सिग्नल में बदलकर आंख से जो है यह सीधा चला जाता है मस्तिष्क में। यह कहाँ होता है? परितारिका में, रेटिना में, पुतली में या कॉर्निया में? और आपका जवाब आना शुरू हो गया है। प्रकाश को विद्युत सिग्नल माने संकेत विद्युत सिग्नल में बदलने का काम किसका है? और बिल्कुल आसान भी है। देखो भाई, पहले तो आप यह समझ लो कि विद्युत सिग्नल में लास्ट में बदलेगा ना, लास्ट में बदलेगा। जो रेटिना से जब जाएगा मस्तिष्क तक तब बदलेगा यह सिग्नल में, विद्युत सिग्नल में। रेटिना तक जाकर, रेटिना उत्तरदायी है इसके लिए। रेटिना मानव नेत्र का दृष्टिपटल, रेटिना इसके लिए उत्तरदायी है। चलते हैं अगले प्रश्न है 34। सामान्य नेत्र के लिए समंजन क्षमता कितनी होती है? समंजन क्षमता कितनी होती है? सामान्य नेत्र के लिए समंजन क्षमता का वैल्यू कितना होता है? देखो भाई, है बात ऐसा कि 100 बटा माने P बराबर 100/f होता है ना, तो 100 और ये क्या होता है 25, 4 डायोप्टर। कितना होता है? 4 डायोप्टर होता है। सामान्य आंख के लिए समंजन क्षमता कितनी होती है? सामान्य आंख के लिए समंजन क्षमता कितनी होती है? मैंने बता भी दिया कैसे इसका उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर बी, ये 4 डायोप्टर होगा। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। 35 नंबर। कभी कभी अधिक आयु के कुछ व्यक्ति को नेत्र का लेंस दुधिया धुंधला हो जाता है, इस स्थिति को क्या कहते हैं? नेत्र लेंस का दुधिया या धुंधला हो जाना यह क्या कहलाता है? नेत्र लेंस का दुधिया या धुंधला हो जाने से अधिक उम्र के व्यक्ति में यह होता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको क्या कहा जाता है? सोच समझ के उत्तर दीजिएगा। देखिएगा बहुत ऐसे लोग होते हैं इसके आंख के ऊपर देखिए छाली जैसा जम जाता है, धुंधला हो जाता है, उसी का नाम है मोतियाबिंद। क्या नाम है? मोतियाबिंद नाम है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, यह जो है उम्र बढ़ने के कारण नजदीक और दूर की वस्तु को देखने की दक्षता में कमियों को क्या कहते हैं? देखो भाई, उम्र जब बढ़ेगा तो व्यक्ति ना दूर की वस्तु देख पाएगा साफ साफ, ना ही निकट की वस्तु देख पाएगा साफ साफ। उसको हो जाता है जरा दृष्टि दोष। क्या होता है? जरा दृष्टि दोष। 36 का सी नंबर आपका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 37 नंबर। किस रोग से ग्रसित व्यक्ति नेत्रदान नहीं कर सकता है? माने कौन सा रोग अगर किसी व्यक्ति को हो तो वह जो है रक्तदान नहीं दे सकता है? सवाल 37 और उसके बाद से 2 क्वेश्चन, और इसको फेसबुक का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा।
वहां से, और वहां से आप फेसबुक पर भी जितने भी वीडियो अपलोड होते हैं आप देख सकते हैं। चलिए, इसके बाद से दो ही क्वेश्चन है हम लोग के पास, क्योंकि यह क्वेश्चन जो भी है वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताया गया है। एड्स, हेपेटाइटिस बी, धनुस्तंभ कुछ भी होगा तो ये दान नहीं कर सकता है, नेत्रदान को यह नहीं कर सकता है। इनमें से कोई रोग हो तो वह नेत्रदान नहीं कर सकता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। नेत्र लेंस 38 नंबर, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। उसके बाद आखिरी क्वेश्चन होगा। नेत्र लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकता है, इस गुण को क्या कहते हैं? इसी गुण का तो नाम है समंजन क्षमता। क्या कहते हैं? फोकस दूरी बढ़ाना या घटाना या वस्तु को देखने के लिए एडजस्ट करना, यह जो क्षमता है, जो एक कैपेसिटी है, उसको हम बोलते हैं नेत्र की समंजन क्षमता। नेत्र जब अगर वस्तु दूर रहेगा तो इसकी फोकस दूरी वहां करेगा, निकट रहेगा तो निकट लाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाइए, ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, 39 नंबर। और आज का आखिरी सवाल, सूर्य का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कांच के प्रिज्म का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? स्पेक्ट्रम को सबसे पहले किसने प्राप्त किया था? आप जरूर पढ़े होंगे, न्यूटन, गैलीलियो, केपलर, हूं, इनमें से कौन? एकदम आपके दिमाग पर चल रहा होगा। स्पेक्ट्रम की खोज सबसे पहले किसने किया था? मैं हिंट के लिए बता दूं, यह एक ऐसे महान वैज्ञानिक है जिन्होंने गति, गुरुत्वाकर्षण, अनेक सारे नियमों को प्रतिपादन भी किया और सबसे पहले प्रकाश से स्पेक्ट्रम प्राप्त करने में सफलता प्राप्त किया था। वो था सर आइजैक न्यूटन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। तो आज का यह 39 सवाल का संग्रह था और इस प्रकार से नेत्र जो है समाप्त हो गया। अब जो है हम लोग क्या करेंगे कि प्रीव्यू करने के लिए 1 से चैप्टर से लेकर और 3 नंबर लेसन तक जो भी सवाल है महामैराथन के रूप में कल हम लोग देखेंगे 7:15 से। 7:15 से महामैराथन की तरह क्लास होगा और आप देखिए आप कितने सवालों को बताने में काबिल हैं, कितने सवालों को बता पाते हैं, कितना आपका सही होता है। तो कल होगा महामैराथन, 1 नंबर चैप्टर से लेकर 3 नंबर चैप्टर को जो है हम लोग को रिपीट करेंगे और उसके बाद हम चलेंगे चौथे नंबर लेसन में। तो कैसा लगा आज का लाइव सेशन जरूर बताइएगा, और अगर दोस्त अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा, व्हाट्सएप के जरिए, इंस्टाग्राम अगर आप यूजर हैं, फेसबुक यूजर हैं, या फिर जिस प्लेटफॉर्म पर सोशल मीडिया यूजर हैं आप उस पर एक बार दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, दीजिए इजाजत। कल 7:15 का इंतजार कीजिए, महामैराथन क्लास फिजिक्स का। दीजिए इजाजत, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।